सिनेमा समझ एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। आपको शिकायत थी कि हम आपके लिए जल्दी मूवीज एक्सप्लेनेशन अपलोड क्यों नहीं करते। दरअसल आपके लिए बेहतरीन चीजों को पिक करने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन मैं आपको निराश नहीं करूंगी क्योंकि आज के पिटारे में मैं लाई हूँ एक साइंस फिक्शन, कश्मकश और थ्रिल से लबरेज एक उम्दा कहानी जिसका नाम है लिमिटलेस और जिसकी IMDb रेटिंग 7.4 की है। दरअसल ये हम जैसे लोगों की कहानी है क्योंकि हम भी अपनी कमजोरियों को छोड़कर लिमिटलेस होना चाहते हैं। शायद इसीलिए ये कहानी हमको अंत तक बांधे रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम एक अपार्टमेंट को देखते हैं। देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई उस अपार्टमेंट के स्टील के मोटे दरवाजे को काटकर उस अपार्टमेंट में जबरदस्ती घुसना चाहता है। उसी अपार्टमेंट के अंदर और बालकनी के ऊपर हम एक आदमी को खड़ा देखते हैं जिसका नाम एडी है। उसने महंगा सूट पहन रखा है। वो देखने में बहुत रईस लग रहा है, लेकिन वो फिर भी तनाव में है। उसे देखकर लगता है जैसे दरवाजा तोड़ने वालों के अंदर आने से पहले वो नीचे कूद जाना चाहता है। शायद एडी उनके हाथों नहीं मरना चाहता और ऐसा भी लगता है जैसे कि वो कुछ सोच रहा है और तभी वो अपने पैर पीछे खींच लेता है। और उसकी ऐसी हालत कैसे हुई और वो इस तरह मरने के लिए कैसे मजबूर हो गया, उसके बारे में बताना शुरू करता है। एडी कहता है ये महंगा घर, ये कपड़े, ये गाड़ियां सफलता दिखाते हैं, लेकिन तुम्हें क्या लगता है सफलता का सफर आसान होता है? जब मैंने शुरू किया था मेरे पास कुछ नहीं था, बस एक सपना था दुनिया में अपनी पहचान बनाने का। लेकिन दुनिया और हकीकत दोनों ही सपने जैसी नहीं होती। मैं एक लेखक था लेकिन नाकामयाब। हर पब्लिशर के यहाँ धक्के खा चुका था। मुझे कोई सीरियसली नहीं लेता था। मैं 35 साल का हो चुका था और मैंने अब तक कुछ नहीं कमाया था। न मैं घर का रेंट दे सकता था, न लिंडा के साथ खाने का बिल। लिंडा मेरी गर्लफ्रेंड है, वो एक फेमस राइटर है और अब तक वही मेरे खर्चे उठाती आई है। लेकिन मेरे नकारेपन की वजह से आज वो भी मुझे छोड़कर जा रही है और उसे रोकने के लिए मेरे पास कोई तरीका नहीं, इस एक शब्द के अलावा कि मैं उसे प्यार करता हूँ। पर मैं इतना नकारा था कि उसे मैं इसके अलावा और कुछ दे भी नहीं सकता था। यारों, प्यार फटीचरों के बस की बात नहीं होती और मैं तो फटीचर ही था। प्यार करने के लिए जिगरा चाहिए, उसके लिए काबिलियत दिखानी पड़ती है। मैं तो खुद से निराश था और वापस अपने बिल में दुबकने जा रहा था और उस बिल का मैंने महीनों से रेंट नहीं दिया था। मुझे वहां से भी कभी भी फेंका जा सकता था। तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। सड़क पर मैं अपनी एक्स वाइफ मेलिसा के भाई वॉन से मिला। वो अलग लग रहा था, बिल्कुल टिपटॉप, महंगे कपड़े उस पर जच रहे थे। उसके सामने मैं भिखारी लग रहा था। वॉन ने मुझसे पूछा, हे एडी, क्या कर रहे हो? तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम बिजी होगे। चलो कुछ पीते हैं। मैं उसके साथ हो लिया। मैं अपनी नाकामी छुपाते हुए बोला, आजकल मैं एक किताब लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। वॉन ने मुझे भांप लिया और कहा, एडी, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम उस किताब का एक पेज भी नहीं लिख पाए हो, राइट? और ये सच था। मैं एक पेज तो क्या, एक लाइन भी नहीं लिख पाया था। तभी वॉन ने अपनी जेब से एक ट्रांसपेरेंट पिल निकाली और मेरी तरफ खिसका दी। मैंने पूछा, ये क्या है? मुझे लगा उसने मुझे नशे की गोली दी है। मैं पहले से ही फटे हाल था। मैं अब किसी तरह के नशे में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए वॉन को उस गोली के लिए मैंने मना कर दिया। लेकिन वॉन ने कहा, एडी, ये एंजाइटी 48 है, इसको मामूली पिल्स मत समझो। इस एक पिल की कीमत $800 है। हालांकि ये अभी अवैध रूप से बनाई जा रही है, सबको नहीं मिलती। ये एक जादुई चीज है, ये तुम्हारी हर परेशानी का हल बन सकती है। मैंने उसके पास से एंजाइटी उठा ली। उसके बाद वॉन के पास एक फोन कॉल आया। वो जाने के लिए उठा और मुझे अपना एड्रेस देकर चला गया। मेरी जेब में एंजाइटी थी। मैं उसे अभी तक नशे की गोली समझ रहा था, इसलिए मैं उसे घर जाकर खाने की सोच रहा था। इसमें ऐसा क्या जादू है जो इसकी एक पिल $800 की मिल रही है? मैं अपने घर की सीढ़ियों के पास पहुंचा तो मेरे कमरे के दरवाजे पर लैंडलॉर्ड की मनहूस वाइफ खड़ी थी, जो किराए के लिए हमेशा मेरा खून पीती थी। अब वो 1 घंटे तक चीखेगी और बकबक करेगी। यही सोचकर मैंने एंजाइटी निकाली और खा ली। मैंने सोचा हो जाए नशा, पर इसको तो नहीं झेलूंगा। लेकिन 30 सेकंड गुजरते ही मुझे ऐसा लगा जैसे अंदर से मेरा ही नया रूप निकलकर बाहर आ गया है, पर वो मुझ जैसा बिल्कुल नहीं था। मेरे दिमाग का हर पुर्जा जाग गया। मैं सुपर एक्टिव था। लैंडलॉर्ड की वाइफ के बैग में मैंने एक लॉ की किताब देखी।
इससे ही मैं समझ गया कि वो अपने पति से झगड़ा करके आई है और उससे डिवोर्स लेना चाहती है। मैं उस किताब के बारे में सब कुछ जानता था, पर कैसे? दरअसल सालों पहले मैंने यूं ही कभी इस किताब के पन्ने ऐसे ही पलट लिए थे और इस किताब के बारे में आज से पहले मुझे कुछ याद नहीं था, पर एंजाइटी की वजह से मेरे दिमाग में इंफॉर्मेशन बरस रही थी। मैंने लैंडलॉर्ड की वाइफ को बताया कि उसकी ये किताब ज्यादा उसकी मदद नहीं कर पाएगी। मैंने उसे एक दूसरी बेहतर किताब सजेस्ट की जो उसके बहुत काम आ सकती थी। वो पहली बार मुझसे इम्प्रेस हुई और चली गई। एंजाइटी के कारण मुझे कैसा लग रहा था, मैं खुद को समझने की कंडीशन में नहीं था, पर सब अच्छा हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि एक एंजाइटी खाने से ही सब कुछ बदल गया। मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी देखा या सुना था वह सभी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड हो गई और मेरे लिए एक्सेसिबल हो गई, जैसे दिमाग के कई ड्रॉर खुल गए हों। मेरी सोच इतनी तेज हो गई कि मुझे हर छोटी चीज साफ दिखने लगी। मैं फोकस्ड हो गया। जब मैं अपने रूम के अंदर गया मुझे उबकाई आ गई। मैं सोच रहा था मैं इतनी गंदगी में और बेतरतीब होकर ऐसे कैसे जी रहा हूँ। मैंने सारे घर को साफ किया, बर्तन, किताबें, सबको सही जगह रखा और पूरे घर को सेट किया। और उसके बाद मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठकर पूरी किताब की स्क्रिप्ट लिखी जो महीनों से पेंडिंग पड़ी थी। मैंने एक सुपर इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट लिखी जो मैं पब्लिशर को देना चाहता था। उसके बाद मैं सो गया। दूसरे दिन जब मैं सोकर उठा तो मैं वापस से वही फटीचर एडी था। एंजाइटी का कोई असर मेरी जिंदगी में नहीं बचा था, सिवाय एक चीज के, कंप्यूटर स्क्रीन पर किताब की स्क्रिप्ट जो मैंने रात में लिखी थी। मैंने किताब की स्क्रिप्ट उठाई और पब्लिशर के पास जाकर उससे सिर्फ 3 पेज पढ़ने की रिक्वेस्ट की और कहा कि अगर पसंद आए तो मुझे फोन करना, और वापस घर आ गया। पब्लिशर ने मेरे घर आने से पहले ही वॉइस मेल किया और कहा मैंने 3 पेज पढ़े, 4 पढ़े और मैं इसके पेज पढ़ती ही जा रही हूँ। एडी, घर आकर मुझे फोन करना, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैं खुशी से नाच उठा। मैं पब्लिशर को फोन करने वाला था लेकिन रुक गया। मुझे समझ में आ गया कि मुझे पब्लिशर की नहीं एंजाइटी की जरूरत है। मुझे एंजाइटी की और पिल्स चाहिए और उसके लिए मुझे वॉन से मिलना होगा। मैं उसके घर की तरफ निकल गया। वॉन ने दरवाजा खोला। मैंने देखा उसकी नाक पर चोट के निशान है, जैसे कि किसी ने उसे मारा हो। उसने मुझे देखते ही कहा, ओह तुम हो एडी, आओ। वो जान गया मैं एंजाइटी के लिए आया हूँ। उसने कहा, एडी पहले एक काम करो, नीचे जाओ क्योंकि इस चेहरे के साथ मैं नहीं जा सकता। लॉन्ड्री से मेरा सूट ले आओ और खाने के लिए भी कुछ ले आना। मैं उसे मना नहीं कर सकता था क्योंकि मुझे एंजाइटी चाहिए, भले ही उसके लिए वॉन मुझसे सारी जिंदगी अपना नाश्ता ही क्यों न मंगवाता रहे। मैंने उसका सूट कलेक्ट किया और उसके लिए ब्रेकफास्ट पैक कराया और खुद को कोसता हुआ उसके अपार्टमेंट में पहुंचा। दरवाजा खुला था। जब मैं अंदर पहुंचा टीवी टूटा हुआ था, पूरा घर तहस नहस था और सोफे पर वॉन की लाश थी। किसी ने उसके माथे पर शूट कर दिया था। मैं बौखला गया। मैंने डर के मारे हाथ में हॉकी स्टिक उठा ली और चीख पड़ा और छुपकर 911 पर फोन करके पुलिस में कंप्लेन की। पुलिस ने कहा, सतर्क रहो, हम आ रहे हैं। मैंने सोचा कि हत्यारे क्या ढूंढ रहे होंगे, शायद एंजाइटी, पर क्या वो उन्हें मिली? शायद नहीं, या फिर शायद हाँ। मैंने ग्लव्स पहने और एंजाइटी ढूंढने लगा। मुझे भी एंजाइटी चाहिए, पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे लगा शायद उन लोगों को एंजाइटी मिल गई होगी। मैंने नाश्ते का पैकेट उठाया जो मैं वॉन के लिए लाया था और साथ में मैं यही सोच रहा था कि अगर वॉन को खाना बनाना आता तो मैं भी मारा जाता। लेकिन तभी मेरी नजर वॉन के घर में रखे अवन पर पड़ी, लेकिन उसे तो खाना बनाना आता नहीं था। फिर उसने अवन क्यों रखा है? मेरे दिमाग में कुछ चमका और मैंने अवन खोलकर देखा। मैं सही था, उसमें एक पीला पैकेट था। मैंने देखा उसमें बहुत सारी एंजाइटी की पिल्स और बहुत सारे पैसे के साथ एक डायरी थी। उस डायरी में उन लोगों के फोन नंबर्स थे जो शायद वॉन से एंजाइटी खरीद रहे होंगे। पुलिस के आने से पहले मैंने पूरा पीला पैकेट अपने पास छुपा लिया। तभी पुलिस आ गई। उन्होंने कहा, पुलिस दरवाजा खोलो। मैंने दरवाजा खोला और बताया, मैंने ही आपको कॉल किया था। पुलिस मुझे अपने साथ ले गई और मुझसे भी पूछताछ की। मैंने एंजाइटी की पिल्स के अलावा उनको सब कुछ बता दिया। मेरी बातों को कंफर्म करने के लिए पुलिस ने मेरी एक्स वाइफ मेलिसा से बात की और मैंने मेलिसा से पूछा कि मेलिसा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और वॉन के फ्यूनरल पर भी आना चाहता हूँ, लेकिन मेलिसा ने मुझे आने से मना कर दिया। उसके बाद मैं वापस अपने घर आ गया। वॉन के पैसे से सलून गया, अपना लुक चेंज किया और बहुत सारे हिडन पॉकेट्स वाले सूट बनवाए। मैंने एक एंजाइटी खाई और मुझे लग रहा था मैं सारा आसमान नाप लूंगा। मैं जिनसे मिल रहा था हर वो आदमी मुझसे इम्प्रेस था। मैं कोई भी नई लैंग्वेज 3 दिन में सीख लेता था या फिर सुनकर सीख लेता था। 3 दिन में ही मैंने पियानो बजाना सीख लिया।
मैं चीजी और हेल्पफुल हो गई। हर आदमी मुझसे दोस्ती करने के लिए आतुर था। दुनिया का हर नॉलेज मिनटों में एक्सेस कर लेता था। लोग अचंभित थे। मेरे बहुत से अमीर दोस्त बन गए थे। एंजाइटी ने मेरी काया ही बदल दी थी। मैं बहुत फोकस्ड था। मैं 4 दिन में पूरी किताब लिख लेता था। मेरी किताबें छप रही थी। मैं मजे कर रहा था, पार्टी कर रहा था। एक पार्टी में मुझे केविन मिला। वो शेयर मार्केट में था और उसका खुद का बिजनेस था। वो शेयर मार्केट का माहिर और सफल ब्रोकर था। उसने मुझे अपने साथ काम करने का ऑफर दिया। अब समय था कुछ कर दिखाने का। एंजाइटी ने मेरी जिंदगी को कमाल से भर दिया था। केविन से मिलने के बाद मुझे एक चीज और क्लियर हो गई कि मुझे क्या चाहिए, और वो राइटिंग नहीं थी, न बुक्स थी, उससे भी बड़ा। और वहां पहुंचने के लिए पैसा लगेगा, भरपूर पैसा। पैसा कमाने के लिए शेयर मार्केट से अच्छी जगह कोई नहीं हो सकती। मैंने शेयर मार्केट के फिगर एनालाइज करना शुरू किया। मैंने अपने जानने वाले एक आदमी लेविस से पता किया कि कैनेडी नाम का एक आदमी पैसे देता है, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। मैंने उससे $1,00,000 मांगे। पहले तो उसने मना कर दिया, लेकिन फिर मैंने उसे मना लिया। लेकिन फिर भी उसने मुझे धमकी दी और कहा कि अगर तुमने मेरे पैसे टाइम से नहीं लौटाए तो मैं कमर तक तुम्हारी खाल छीलकर तुम्हारे सर पर गांठ बांध दूंगा। उससे तुम मरोगे नहीं, सिर्फ तड़पोगे। मैंने कहा ओके। उस समय ओके कहने के अलावा मैं कुछ और कहने की हालत में नहीं था, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे। मैं डाटा एनालिसिस से खुद को ट्रेन कर रहा था। मैं सीख रहा था, एक एक डाटा खंगाल रहा था। हर शेयर पर मेरी नजर थी। मैंने रफ्तार पकड़ ली। हफ्ता खत्म होते होते मेरे अकाउंट में $2 मिलियन थे। ऑफिस में हर आदमी हैरान था और ये बात पूरे ऑफिस में फैल गई कि शेयर मार्केट में मेरी प्रोडिक्शन कभी गलत नहीं होती। मैं घर पर था। केविन ने वॉइस मेल पर बताया कि न्यूयॉर्क से फोन आया है। कार्ल वैन लून मुझसे मिलना चाहता है। मैंने कहा क्या बात है, बढ़िया। दरअसल वैन लून फाइनेंस फील्ड का माहिर खिलाड़ी था। मैं वैन से मिलने से पहले लिंडा से मिलना चाहता था। मैंने उसे एक बड़े रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया। जब हम मिले वो मुझे हैरानी से देख रही थी, क्योंकि उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुछ महीनों में ही मैं इतना बदल जाऊंगा। मैंने इटालियन भाषा में खाने का ऑर्डर दिया। लिंडा ने कहा तुमने इटालियन कब सीखी? मैंने लिंडा से कहा जब घर में खाली बैठा था तो मैं भाषा ही सीख रहा था। मैंने लिंडा से कहा लिंडा मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे लिए किया है। मैं फिर से नई शुरुआत करना चाहता हूँ। लिंडा ने हाँ में सर हिला दिया। जब हम रेस्टोरेंट से बाहर निकले, लिंडा ने न्यूज़पेपर में मेरी सफलता की खबर पढ़ी, जिसमें लोग मेरी तारीफ कर रहे थे। लिंडा ने कहा मुझे तुम पर गर्व है। लेकिन तभी मैंने नोटिस किया कोई आदमी हमारा हर जगह पीछा कर रहा है। मैं सतर्क हो गया और उससे बचते हुए लिंडा को लेकर उस घर में गया जो मैंने हाल ही में हम दोनों के रहने के लिए खरीदा था, जिसमें हम शादी के बाद रहना चाहते थे। दूसरे दिन कार्ल वैन के साथ मेरी मीटिंग थी। मैं कुछ देर सोना चाहता था, लेकिन रात में मेरा सर घूमा। मुझे ब्लैकआउट हुआ और मैं कमरे के बाहर कैसे आ गया मुझे पता नहीं चला। लिंडा ने कहा एडी तुम बाहर क्या कर रहे हो? क्या तुम ठीक हो? पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैं सुबह उठा और दूसरे दिन ऑफिस पहुंचा। मेरा बॉस केविन मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रहा था कि वैन लून से घुमा फिरा कर बात ना करूं, नहीं तो वो हमारे साथ डील नहीं करेगा। वैन लून अपने एक्सपर्ट एडवाइजर को साथ लेकर आया था। वो शेयर मार्केट की हर हलचल पर पैनी निगाह रखता था। उसने मुझ पर सवालों की झड़ी लगा दी, पर मैंने उसे अपने एनालाइज का तरीका बता दिया। वैन का एडवाइजर मेरा मजाक उड़ा रहा था। केविन डर गया कि वैन हमसे अब कोई डील नहीं करेगा, ना हमें फाइनेंस करेगा। पर इसके उलट वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर मुझे मेरे घर छोड़ने आया। उसने मुझ पर भरोसा जताया, अपनी कंपनी की फाइल दी और कहा इसको एनालाइज करो। मैंने गाड़ी में बैठे बैठे ही फाइल पर सरसरी निगाह डाली। कंपनी के कनेक्शन को समझ लिया। वैन और वैन के एसोसिएट थे, उनको भी परख लिया, जिससे कार्ल वैन को फायदा हो सकता था। जब मैंने उसके कंपटीटर हैंक वुडवुड का नाम लिया, उसका नाम सुनते ही वो मुझसे बहुत इम्प्रेस हो गया। उसने कहा तुम एक तेज खिलाड़ी हो। वैन ने उसके बाद कहा ठीक है, फाइल अच्छे से स्टडी करके कल सेंट फॉगरिज में 10 बजे मिलना। वैन से मिलने के बाद मैं बहुत खुश था और मैं अपने घर के अंदर नहीं जाना चाहता था। मैं थोड़ी वॉक करना चाहता था। मुझे लग रहा था मैं सीमा लांघ चुका हूँ। मैंने वॉल स्ट्रीट में जगह बना ली थी। अब मैं कितना आगे जाऊंगा? क्या मैं CEO बनूंगा या ग्लोबल फॉर्म में जगह बना लूंगा या फिर प्रेसिडेंट? क्योंकि वक्त का कुछ पता नहीं। और मेरा सर घुमा। अचानक से एक और ब्लैकआउट स्लीप। मैंने कब तेज चलना शुरू कर दिया मुझे पता ही नहीं चला। मेरा दिमाग इतनी तेजी से मूव कर रहा था। चलते चलते मैं शहर से बाहर चला गया। शायद मैंने पार्टियां की, शायद लोगों से मिला, डांस किया, शराब पी। कुछ धुंधले से चेहरे मुझे याद थे।
मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वही आदमी मेरा पीछा कर रहा है जो रेस्टोरेंट में लिंडा के साथ हमारा पीछा कर रहा था। पर क्यों? शायद मैं उससे बच रहा था। शायद फिर कुछ लोगों ने मुझे घेर लिया और जो मुझसे लड़ाई करना चाहते थे। पर क्यों? और मुझे तो लड़ना आता नहीं था, या फिर शायद आता था। मैंने टीवी पे कुछ फाइट सीन्स देखे थे और मैं लड़ने में माहिर हो गया था। मैं ठीक ठीक कुछ कह नहीं सकता। मुझे पता नहीं कि मैं उनसे कैसे बचा। पर जब मुझे होश आया, मेरे हाथों में चोटों के निशान थे, पैर काम नहीं कर रहे थे और मैं लंगड़ा कर चल रहा था। और अचानक से मैं अपने दिमाग से बाहर आया। पिछले 18 घंटे कहाँ बीते मुझे कुछ याद नहीं। मैं शहर के बाहर था, थका हुआ था, मुझे एनजीटी की जरूरत थी। पहली बार मुझे लगा मुझे उसकी आदत हो गई है। मैं घर पहुंचा और एनजीटी का पीला डब्बा खोला जिसमें मैंने एनजीटी रखी थी। उसमें सिर्फ एक एनजीटी थी। मैंने उसे नहीं खाया क्योंकि वो मुझ पर बुरा प्रभाव डाल रही थी। मैं उसके बारे में जानकारी चाहता था और वैन की दी फाइल को स्टडी करने लगा, लेकिन मुझे उसका कोई शब्द समझ नहीं आ रहा था। मैं उसे नहीं कर पाया। सब मेरी समझ के बाहर था। मैंने अपने बॉस केविन को फोन किया और कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज नहीं कर पाऊंगा। पर केविन कुछ नहीं सुनना चाहता था। उसने कहा यह तुम्हारा टेस्ट है, तुम इसे गवा नहीं सकते और तुम्हारे बिना यहाँ मेरा होना भी बेकार है। वैन सिर्फ तुमसे बात करना चाहता है। मैं बिना एनजीटी के वैन के पास गया। उसने मुझसे हैंक वुडवुड के बारे में जानना चाहा, पर मैंने तो कुछ रिसर्च ही नहीं की थी। मैं बातों को गोल गोल घुमाने लगा। वैन लेन के सवाल बढ़ते ही जा रहे थे। वो पूछ रहा था हैंक वुडवुड 2 साल पहले क्या कर रहा था। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। वैन ने कहा ये है तुम्हारी तैयारी। मैं हैरान हूँ तुम्हारी सफलता देखकर कि ये सब तुमने कैसे किया। तुम्हें पता है ना, हम आज इसी बारे में डिस्कस करने वाले थे। बिना एनजीटी के मैं कुछ भी नहीं था। मेरा मीटिंग में बिल्कुल ध्यान नहीं था और मेरा ध्यान टीवी पर चल रही एक औरत की हत्या की न्यूज पर चला गया। उसके चेहरे के विजुअल्स मुझे याद आ रहे थे। ये वही औरत थी जो कल शायद मेरे साथ थी। और पिछले 18 घंटे मैंने क्या किया मुझे तो कुछ याद ही नहीं। क्या मैंने ही उसे जान से मार दिया है? मुझे और टेंशन होने लगी और बिना एनजीटी के मेरी हालत बिगड़ने लगी। मैं मीटिंग बीच में छोड़कर बाहर आया। मुझे उल्टियां हो रही थी। मेरा चेहरा सफेद पड़ गया था। मैं बड़ी मुश्किल से अपने घर आया और मेलिसा को फोन किया कि शायद उसे कुछ पता हो। मैंने उससे कहा मुझसे एक बार आकर मिल लो, मेरी हालत ठीक नहीं है। वो मान गई। मैं मेलिसा से मिलने के लिए निकला, लेकिन साथ में मैंने वॉन की डायरी निकाली, यह सोचकर कि इस डायरी में उसके क्लाइंट्स के नंबर होंगे जो उससे एनजीटी खरीद रहे होंगे। मैं उन लोगों को फोन करके एनजीटी के साइड इफेक्ट्स के बारे में जानना चाहता था क्योंकि उसका बुरा असर मुझ पर पड़ रहा था। मैंने जितने लोगों को फोन किया उनमें से 3 मर चुके थे, बाकी बहुत बीमार थे। मैंने एक और नंबर डायल किया और फोन रिंग हुआ, बिल्कुल मुझसे कुछ दूरी पर। मैंने मुड़कर देखा, ये वही आदमी था जो हर जगह मेरा पीछा कर रहा था। वो मेरे एक्सप्रेशन से जान गया कि मैं ही उसे कॉल कर रहा हूँ। उसने मेरा पीछा करना स्टार्ट कर दिया। मैं उससे बचता हुआ बड़ी मुश्किल से मेलिसा के पास पहुंचा। मेलिसा रेस्टोरेंट में बैठी थी। मैं उसे पहचान ही नहीं पाया। वो अपनी उम्र से दुगनी लग रही थी। यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वो है। वो मेरी हालत देखकर जान गई कि मैंने एनजीटी ली है। उसने कहा तुमने एनजीटी लेना क्यों शुरू कर दिया? क्या तुमको वॉन ने ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं बताया था? मैंने कहा नहीं। मेलिसा ने कहा 2 साल पहले मैंने इसकी कुछ पिल्स ली थी। मैं वो काम करने लगी जो आम आदमी के लिए आसान नहीं थे। मैं जान गई कि मैं नहीं कर रही हूँ। एनजीटी मुझ पर साइड इफेक्ट्स कर रही थी। इसको लेने वाले मर रहे हैं। मैंने जल्दी ही छोड़ दी, इसलिए जिंदा हूँ। तुम कितनी ले रहे हो? मैंने मेलिसा से कहा मैं पूरा बैच खत्म कर चुका हूँ। मेलिसा ने कहा तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही, क्या तुम्हारे पास एनजीटी बची है? मैंने कहा हाँ। उसने कहा ठीक है, 1 गोली लो और धीरे धीरे डोजेस कम करते रहना और फिर छोड़ देना। ध्यान रखना, सर दर्द सिर्फ शुरुआत है। अपना ख्याल रखना। मुझे याद आया आज गैनेडी को उसके पैसे लौटाने थे। एनजीटी छोड़ने के लिए एनजीटी खानी पड़ती है, इसलिए अपने पास रखी एनजीटी की खुराक मैं खाने ही वाला था। तभी गैनेडी आ गया और मुझे मारने लगा। बिना एनजीटी के मैं बहुत कमजोर पड़ गया था। उसके एक धक्के से ही मैं नीचे गिर पड़ा। उसे लगा मैं उसके पैसे नहीं दूंगा। उसने मेरे हाथ में एनजीटी देख ली। उसे लगा ये नशे की गोली है। उसने मुझसे छीन कर खुद खा ली। बिना एनजीटी के मेरी हालत खराब होने लगी। उसे पैसे चाहिए थे। उसके लिए वो मुझे जबरदस्ती बैंक ले गया। मैंने उसे $1 लाख वापस लौटा दिए। गैनेडी एनजीटी के कारण अलग महसूस कर रहा था। उसने मुझसे एनजीटी के बारे में पूछा और कहा क्या है ये चीज? मैंने कहा दिमाग का हाजमोला है। उसने कहा मुझे अच्छा लग रहा है। वो अपने पैसे लेकर चला गया। लेकिन बिना एनजीटी के मैं कुछ भी नहीं था। मेरी हालत बिगड़ रही थी। मुझे लग रहा था मैं उसके बिना मर जाऊंगा। मैं बड़ी मुश्किल से लिंडा के पास गया क्योंकि उसके अलावा कोई मेरी मदद नहीं कर सकता था।
लेकिन उसके लिए मुझे उसे सब बताना पड़ेगा। मैंने उसे सब बता दिया। मैंने उसे पिल्स लाने के लिए कहा जो मैंने उसके घर पर छुपा कर रखी थी। उसके लिए यकीन करना मुश्किल था कि मेरी सारी सफलता एनजीटी की वजह से थी। पहले वो गुस्सा हुई, लेकिन उसके बाद वो एनजीटी पिल्स लाने के लिए अपने घर चली गई और पैकेट लेकर मेरे पास आने के लिए निकली। मैंने उसे फोन करके पूछा, क्या तुम्हें पिल्स मिली? उसने कहा हाँ। लिंडा ने मुझे बताया कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने उसे कहा कि पुलिस को फोन करो, लेकिन तब तक वो आदमी लिंडा पर हमला कर चुका था। लिंडा टैक्सी से उतरकर उससे बचकर भागने लगी। मैंने लिंडा से कहा कि तुम बचो और कहा पैकेट से निकालकर तुम एक पिल खा लो। उसने मेरी बात मान ली। लिंडा जब मेरे पास आई तो बहुत डरी हुई थी। उसने बताया पीछा करने वाले आदमी ने 2 लोगों को मार डाला। मैं उससे बचकर एक चट्टान के पीछे छुप गई और उसके कहने पर जब मैंने एनजीटी खाई मैं बदल गई। मैं बहुत फोकस थी। मेरे दिमाग ने कैलकुलेशन कर ली कि मैं इस इंसान से बचकर कैसे भागूंगी। मैंने स्कटिंग करती हुई लड़की को उठाया और उसके चेहरे पर हमला कर दिया और बचकर तुम तक आई हूँ। पर मुझे अब तुम्हारे साथ रहना है या नहीं, इसके बारे में मुझे सोचना होगा। मैं डर गया कि लिंडा कहीं मुझे छोड़कर चली न जाए। मैंने उसे विश्वास दिलाया कि मैं एनजीटी लेना छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे हम दोनों को सेफ करना होगा। उसने सिर्फ इतना कहा, उम्मीद करती हूँ कि तुम करोगे, और उसके बाद वो चली गई। मैं एनजीटी के साइड इफेक्ट से पहले से ही परेशान था। दूसरा, मेरा और लिंडा का पीछा करने वाला कौन है और हमारा पीछा क्यों कर रहा है। और तीसरा ये कि मेरे पीछे गेनेडी नाम की पनौती भी लग गई है। उसे मुझसे एनजीटी की पिल्स चाहिए, नहीं तो वो मुझे जान से मार देगा। मैंने उससे बचने के लिए उसे कुछ एनजीटी की पिल्स दे दी। मैंने बॉडीगार्ड हायर किए। एनजीटी लेने के 2 महीने बाद मैं शेयर मार्केट का सबसे बड़ा ब्रोकर बन गया था। मुझे पता चला कि मैं एनजीटी की मिनिमम डोज लूंगा, अच्छा खाऊंगा तो मुझे ब्लैकआउट नहीं होंगे। साथ ही मैंने एनजीटी पर रिसर्च करने के लिए और उसे बेहतर बनाने के लिए एक डॉक्टर हायर किया कि वो लैब में उसके बग्स हटा सके। मैंने रिसर्चर डॉक्टर से पूछा कि इस पिल्स के बग्स हटाने में तुम्हें कितना समय लगेगा। उसने कहा 2 साल का वक्त लगेगा। मैंने उसे 6 महीने में बनाने के लिए कहा, क्योंकि मेरे पास इतनी ही एनजीटी बची थी जिन्हें मैं अब अपने कोट के हिडन पॉकेट में अपने पास रखता था। मैंने कहा अगर मैं $2 मिलियन दूं तो? डॉक्टर ने कहा ठीक है। मैंने कहा परफेक्ट। मैंने वैन और हैंकवुड की मीटिंग करवाई और उसका पॉजिटिव रिजल्ट आया और वो दोनों डील्स के लिए मान गए, जिससे वैन को बहुत फायदा होने वाला था। उसने मेरी सैलरी $40 मिलियन कर दी। वैन मुझे मेरी सैलरी के बारे में बता रहा था। तभी एक पुलिस ऑफिसर आया। एक्स साले वॉन के बारे में पूछताछ करने आया है। मैंने न्यूयॉर्क शहर के सबसे बड़े लॉयर मॉरिस ब्रैड को हायर किया। उसने मुझे निकाल तो लिया, लेकिन कहा कि अगर मैं नहीं होता तो तुम इस केस से बच नहीं सकते थे, पर बचकर रहना, तुमसे अभी भी पूछताछ होती रहेगी। वहां से आने के बाद मैंने कार्ल वैन से कहा कि मुझे अपना काम शुरू करना है। वैन ने मुझे कहा कि मेरे कॉम्पिटिटर मत बनो, क्योंकि अभी तुमको बहुत कुछ सीखना है, अभी तुम कुछ नहीं हो। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अभी तो मैं सबसे जान बचाता फिर रहा था और इसी डर से होटल्स रूम्स में रहने लगा था। लेकिन जब मैं होटल के कमरे में पहुंचा तो वो तहस नहस था। मुझे एक सीक्रेट और सेफ जगह चाहिए थी। मैंने सर्च किया और मुझे मिल गई 3 टियर सिक्योरिटी सिस्टम वाला एक अपार्टमेंट, जिसमें डबल लॉकिंग सिस्टम और सर्विलांस कैमरे थे। मैंने इस अपार्टमेंट के लिए $8.5 मिलियन दिए, क्योंकि जान बचाने के लिए कुछ भी करना था। उसके बाद मैं ऑफिस पहुंचा, क्योंकि आज हैंकवुड और कार्ल वैन एग्रीमेंट करने वाले थे, लेकिन उसकी जगह हैंकवुड की वाइफ सैंडवुड आई थी। उसने कहा हैंक की तबीयत ठीक नहीं है, हम जल्दी ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। इतना कहकर वो जाने लगी। सैंडवुड अपनी गाड़ी में बैठ रही थी। तभी मैंने देखा कि जो आदमी मेरा पीछा हर जगह करता है वो सैंडवुड का ड्राइवर है। मतलब कि हैंकवुड ने जो सफलता पाई थी वो एनजीटी के दम से थी और वो उसके पास नहीं है। इसलिए वो मुझ पर हमले करवा रहा है, क्योंकि उसे मेरी सारी खबर थी और उसे एनजीटी चाहिए, क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो रही थी। और वॉन की मौत के बाद से ही वो मेरी सक्सेस को जान गया था कि एनजीटी मेरे पास है और मैं उन्हें ले रहा हूँ। लेकिन मेरे पुलिस स्टेशन और कोर्ट रूम के चक्कर लग रहे थे। आज कोर्ट रूम में क्लोन टेस्ट था। मैं संदिग्ध लोगों के बीच खड़ा होकर ये सोच रहा था कि उस औरत को किसने मारा होगा। क्लोन टेस्ट में मैं बिना किसी शक के क्लीन बाहर आ गया। मैं ऑफिस पहुंचा। कार्ल मेरा इंतजार कर रहा था। हैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन न होने के कारण वो परेशान था। वो मुझसे इसका हल जानना चाहता था, पर मैं उसकी बात पर फोकस नहीं कर पाया था, क्योंकि कोर्ट रूम की भाग दौड़ में मैंने एनजीटी नहीं ली थी।
मेरी आंखों के पीछे दर्द हो रहा था। मुझे एनजीटी चाहिए। मैं हिडन जेब से एनजीटी निकालनी चाहिए, पर वो तो वहां थी ही नहीं। मेरा खून सूख गया। मैंने अच्छे से चेक किया, लेकिन उसमें एनजीटी का पैकेट नहीं था। मैं डर के मारे बौखला गया। मेरी जेब से एनजीटी किसने निकाली होगी? मैं सोचने लगा। उसके बिना मेरा क्या हाल हो सकता है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। मैं काल से बहाना बनाकर अपने नए अपार्टमेंट वापस जाना चाहता था और याद कर रहा था कि शायद अपार्टमेंट में कहीं कोई एनजीटी की पिल्स हो। काल गुस्सा हो गया। उसे लग रहा था कि मैं हैंक वुड के बारे में उससे कुछ छुपा रहा हूँ। उसे लगता है कि हैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ तो डील कैंसिल हो जाएगी। ऊपर से एनजीटी के बिना मैं पागल हो रहा था। मैं काल को बिना कोई जवाब दिए अपार्टमेंट में गया। मुझे एनजीटी चाहिए थी। मैंने अपार्टमेंट में कुछ दिन पहले ही शिफ्ट किया था, इसलिए सारा सामान बॉक्सेस के अंदर था। मैं उसे ढूंढ रहा था, लेकिन तभी किसी ने डोर बजाया। मैं दरवाजा खोलने ही वाला था, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले मैंने कैमरा चेक किया। बाहर गैनेडी कुछ लोगों के साथ था। उसने यहाँ का भी पता लगा लिया। उसे एनजीटी चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं थी। उन लोगों ने दरवाजा काटना शुरू कर दिया। मैं उनके हाथों तड़प कर नहीं मरना चाहता था, क्योंकि अगर उन्हें एनजीटी नहीं मिली तो वो मुझे जान से मार देंगे। इस स्ट्रेस में मैं बालकनी के ऊपर खड़ा हो गया। मुझे लगा कि मैं बालकनी से कूद जाऊं। मेरा दिमाग सोचने लगा कि आखिर एनजीटी की पिल्स कहाँ होंगी। मुझे याद आया कि शायद पीले बॉक्स में हो। मैं उसे ढूंढने लगा। मैंने एक एक बॉक्स को छान मारा और मुझे वो आखिरी एनजीटी मिल गई। लेकिन तभी गैनेडी अपने साथियों के साथ दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुका था। वो 3 लोग थे। उसके हमले से मेरे हाथ आई वो आखिरी एनजीटी भी नीचे गिर गई। उसके साथी पैसा और एनजीटी ढूंढ रहे थे। गैनेडी ने हथियार निकाले जिससे वो मुझे तड़पाता, लेकिन उससे पहले उसने एनजीटी की आखिरी खुराक निकाली, जिसे वो इंजेक्शन के फॉर्म में लेता था। मेरे सामने ही उसने एनजीटी अपनी नसों में उतार ली। मैंने उसकी नजरों से बचकर एक नाइफ उठा लिया और जब वो मेरे पास मुझे मारने के लिए आया, मैंने उसके अंदर नाइफ से हमला कर दिया और फर्श पर एक तरफ खून से सना गैनेडी था, दूसरी तरफ मैं, और बिना एनजीटी के मैं हिल भी नहीं पा रहा था। वो गैनेडी के खून में मिल चुकी थी। मैंने वही किया जो आप सोच रहे होंगे। मैंने उस लाल रंग को अपने अंदर उतार लिया। ये बहुत मुश्किल था, लेकिन जब बात जान पर आ जाती है तो सारी नैतिकता, सारे नियम बेमायने हो जाते हैं। गैनेडी का चैप्टर क्लोज करके मैं अपनी एनजीटी की तलाश में था। मुझे न्यूज के थ्रू पता चला कि हैंक वुड की मौत हो गई है, लेकिन मेरे होश उड़ गए न्यूज में जब मैंने देखा कि मेरा लॉयर मॉरिस स्प्रेड हैंक वुड का रिप्रेजेंटेटिव है। मैं समझ गया उसने ही मेरे कोर्ट से हैंक के लिए एनजीटी निकाली होगी जब मैं कोर्ट रूम में क्लोन टेस्ट के लिए गया था। लेकिन हैंक की मौत के बाद एनजीटी उसके किसी काम की नहीं थी। मैं हॉस्पिटल गया और हैंक के ड्राइवर से मिला जो मेरा पीछा करता था। मैंने उसके ड्राइवर को कन्विंस करके एनजीटी हासिल कर ली। 6 महीने बाद मैं आम एडी नहीं रहा। मैं था एडवर्ड मोरा, सबसे ऊपर और सबसे रईस बिजनेसमैन, जो यूएसए का प्रेसिडेंट कैंडिडेट था। न्यू विजन फॉर न्यूयॉर्क। तभी मेरे सेक्रेटरी ने बताया कि कार्ल वैन मिलने आया है। जब मैं वैन से मिला, उसने मुझसे कहा कि मैं जान चुका हूँ कि तुम एनजीटी लेते हो, क्योंकि आई विन कंपनी जो एनजीटी बनाती थी मैंने खरीद ली है और ऑफिशियली एनजीटी बनाई नहीं जा सकती क्योंकि उसमें जान का खतरा है। एडी, एनजीटी की लिमिट है, लोग उससे मर रहे हैं। और तुम्हारा क्या होगा एडी, क्योंकि कभी ना कभी तो तुम्हारी लिमिट खत्म होगी, तो तुम सब कुछ गवा दोगे। कॉल मुझे धमकी दे रहा था। उसे लग रहा था उसने मेरी कमजोरी ढूंढ ली है। उसने कहा, काश मेरी बात मान जाते, हम पार्टनर्स होते या तुम मेरे एम्प्लॉय होते, और दोनों ही कंडीशन में मुझे तुम्हें तुम्हारे फायदे नहीं गिनवाने पड़ते। मैं जानता हूँ तुम ज्यादा नहीं जी सकते, क्योंकि हमने कल सुबह लैब बंद कर दी है। मैं उसे उसकी गाड़ी तक छोड़ने गया और मैंने उससे कहा, कार्ल वैन, मैंने एनजीटी छोड़ दी है, लेकिन तुम उसके बग निकाल कर चाहो तो एनजीटी को एक बेहतर दवा बना सकते हो। और तुम मुझे डराने की कोशिश मत करो, क्योंकि मुझे तुम्हारे सारे काले चिट्ठे पता हैं। तुमने कहाँ, किस जगह और किन बैंकों में अपना काला पैसा छुपा रखा है, मुझे सब पता है। वैन, मैं सब देख सकता हूँ, वो भी जो तुम नहीं देख सकते। जैसे कि वो देखो, वो सामने वाली टैक्सी गाड़ी को ठोकने वाली है। ये भी कि तुम डायलेटेड हार्ट पर हो, जिसे हर बार रिप्लेस करना पड़ता है। ये समझ लो कार्ल, मैं तुम सब से 50 गुना आगे हूँ और तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा तो मैं तुमसे झाड़ू लगवाऊंगा। और सुनो, मुझे प्रेसिडेंट चुनाव के लिए वोट जरूर करना। मैं लिंडा से लंच में रेस्टोरेंट पर मिला। वो खूबसूरत लग रही थी। मैं अभी भी हर भाषा में खाने का ऑर्डर दे सकता हूँ। मैं अब लिमिटलेस हूँ। मैं वो बन गया हूँ जो मैं बनना चाहता था।
मैंने खुद पर भरोसा किया और असीमित ताकत की कीमत चुकाई और मैं इस मुकाम पर हूँ। तो ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कहानियों की यात्रा में हमारे साथी बने। वीडियो को पसंद करें तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपके सुझावों का स्वागत है, हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार।